गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट किया था, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म। हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें 4 चीजें थी, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन, और एक था लास्ट टॉपिक परासरण दाब जो बचा हुआ था, ठीक है। ये अणुसंख्य गुणधर्म का जो था ये 4th पॉइंट था, मतलब चौथा पॉइंट था। हम 3 अणुसंख्य गुणधर्म बता दिए हैं, ये चौथा अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक। अच्छा, परासरण दाब को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि परासरण क्या है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको नहीं, पहले हम समझते हैं कि परासरण क्या है, ठीक है। चलिए देखिए परासरण क्या होता है। मान लीजिए ये 2 पात्र है, ठीक है। यहाँ पर बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। बीच में क्या लगा है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। होता क्या है, इसमें हम क्या भरते हैं, एक में हम केवल विलायक का अणु ले लेते हैं, एक में मतलब मान लीजिए हम केवल पानी भरे हैं, वाटर, ठीक है, जल, ठीक है। ये हो गया केवल विलायक। और यहाँ पे हम जल के साथ कुछ और, जैसे मान लीजिए शुगर के पार्टिकल्स को डाल दिए हैं, चीनी नमक कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ कंडीशन क्या है, एक तरफ केवल और केवल, इसको हम थोड़ा अलग कलर से बना दे रहे हैं, ये हो गया अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विलेय भी है और विलायक भी है, ठीक है। विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट और विलेय को कहते हैं सॉल्यूट। अगर यहाँ पर दोनों चीज है, विलेय भी है और विलायक भी है, मतलब ये एक विलयन है, ये क्या है, ये विलयन है। और यहाँ पर तो केवल क्या है, विलायक है। तो होगा क्या, होगा ये यहाँ पर, अगर हम एक बात कहें तो यहाँ पर जो विलायक है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर विलायक क्या है, यहाँ पर विलायक अधिक है, ठीक। और यहाँ पर विलायक क्या है, यहाँ पर विलायक कम है, ठीक है। यहाँ पर विलायक अधिक है, यहाँ पर विलायक कम है। लेकिन विलयन के बारे में बात करें तो यहाँ पर विलयन क्या है, अधिक है, ठीक है। और इधर विलयन क्या है, निम्न है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम 2 तरीके से दे सकते हैं। कोई भी चीज अधिक से कम की ओर ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो अगर हम विलायक के टर्म में देखेंगे, ठीक है, तो जब विलायक अधिक सांद्रता से, अधिक विलायक इधर अधिक, तो जाहिर सी बात है उसकी सांद्रता अधिक होगी। विलायक अगर इधर अधिक है, ठीक है, तो विलायक की सांद्रता क्या है, अधिक। और अधिक को थोड़ा सा इंग्लिश भाषा में कहते हैं, सॉरी शुद्ध हिंदी में कहते हैं उच्च, ठीक है। विलायक जो है उच्च सांद्रता से किधर जाता है, निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। किससे होकर के, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के। यदि विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण। परासरण दाब नहीं, अभी परासरण पे है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, परासरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को दूसरे टर्म में देखें तो जो विलयन है, ठीक है, विलयन कहां से कहां जा रहा है, ठीक है, ठीक है। विलायक के अणु कहां से कहां जाएंगे, अधिक से मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। हाँ, एक चीज और, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, ठीक है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा केवल और केवल विलायक के अणु ही पास हो सकते हैं, विलेय के अणु पास नहीं हो सकते, ठीक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा केवल विलायक के अणु पास होंगे, विलेय के अणु पास नहीं होंगे, ठीक है, और समझा। तो विलायक के अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण। और विलयन के टर्म में देखेंगे तो विलयन का निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है,
परासरण, ठीक है। परासरण दाब नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? परासरण, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए विलायक अधिक है, इधर कम है, तो अधिक से कम की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर विलयन है, तो यहाँ इधर से तो इधर ही जाएगा, ठीक है। तो विलयन कहाँ हो जाएगा? अधिक से सॉरी कम से अधिक की तरफ, ठीक है। अब इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि हम इसका 3 डेफिनेशन लिखेंगे और उसमें हम आपको बोलेंगे कि आप जो भी बोलेंगे उसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए अभी हमने परासरण देखा था, ठीक है। अब हम देखते हैं उसका डेफिनेशन। तो ये परासरण क्या है? विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली, ये नीचे लिखा है ना, द्वारा जाना परासरण कहलाता है, ठीक है। हम कहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसमें हम केवल क्या ले रहे हैं? विलायक ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है, ठीक। और यहाँ पर हम विलायक भी ले रहे हैं और विलेय भी ले रहे हैं, दोनों चीज, ठीक है। यहाँ पर केवल विलायक है और यहाँ पर दोनों चीजें हैं, विलायक और यहाँ पर विलायक प्लस विलेय। अगर यहाँ पर दोनों चीजें हैं तो ये तो विलयन हो गया, ये क्या हो गया? विलयन हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर विलायक की सांद्रता क्या है? विलायक, ठीक है। यहाँ पर इसकी सांद्रता अधिक है और यहाँ पर इसकी सांद्रता मतलब विलायक की सांद्रता कम है। तो विलायक क्या होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, किसके द्वारा? यह है अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यह हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली। ये ऐसी झिल्ली है जो केवल विलायक के अणु को जाने देती है, विलेय के अणु को जाने नहीं देती है, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली केवल किसको जाने देगी? विलायक को, विलेय को नहीं जाने देगी, ठीक है। तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे, ठीक है, मतलब इधर से इधर जाएंगे। इसी को क्या कहा जाएगा? परासरण। ये हमारा पहला डेफिनेशन। दूसरे में देखिए लिखा है विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से। अच्छा, यहाँ पर अगर विलयन की बात करें तो यहाँ पर तो विलय है ही नहीं, मतलब यहाँ पे विलयन की सांद्रता बहुत कम है ना, विलयन की सांद्रता बहुत कम है और यहाँ पर विलयन की सांद्रता जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब ज्यादा है, वही बोला है। अब विलयन क्या होगा? विलयन तो कम सांद्रता से विलयन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है। विलयन क्या होगा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है, ठीक है। विलयन के बारे में बात हुआ है तब, ठीक है। लेकिन विलायक के बारे में बात करेंगे तो विलायक यहाँ अधिक है और इधर कम है, तो विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। और विलयन के बारे में देखें तो जाएगा तो यही, ठीक है। तो विलयन क्या होगा? कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा, ठीक है। वही लिखा है विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से किधर? उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, किसके द्वारा? अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जाना परासरण कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो हम डेफिनेशन लिखे हैं, आप लोग बोर्ड में ये डेफिनेशन लिखे अगर आता है तो, ठीक है। विलायक के अणु का अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाएगा तो विलायक का ही अणु, ठीक है, विलेय का अणु तो पास होगा नहीं, तो वही लिखा है विलायक के अणु का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। यहाँ पर केवल और विलायक है इसलिए बोला है शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक से किधर जा रहा है? विलयन की ओर, ठीक है। तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तनु विलयन मतलब इसको बोल रहा है और सांद्र विलयन इसको बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विलयन कम है और उधर विलयन की सांद्रता अधिक है। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, ये ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, ये नहीं कि हम कराएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। क्या कहलाता है? परासरण दाब। तो अभी तक हम ये देखें कि विलायक के जो पार्टिकल हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये अब अगर मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ से प्रेशर दें, ठीक है, यहाँ पर पिस्टन ऐसे बना ले, यहाँ से प्रेशर देना स्टार्ट करें, यहाँ से प्रेशर दें, दाब लगाएं, ठीक है, यहाँ से क्या लगाएं? दाब लगाएं, ठीक है। तो मान लीजिए हम दाब लगाते 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 एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जिस स्थिति पर ये जो
ऑस्मोसिस है, मतलब परासरण की क्रिया रुक जा रही है। ठीक है, दाब लगाते लगाते हम एक ऐसे दाब पर पहुंच गए, उस दाब पर अब परासरण की क्रिया नहीं हो रही है, मतलब अब ब्लैक के अणु इधर से इधर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उसी को हम कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, ठीक है, जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, OSMOTIC। ठीक है, PRESSURE, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। हम हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आइए देखिए। ठीक है, तो ये हमारा परासरण दाब वाला पिछला जो टॉपिक था वो परासरण दाब था। ठीक है, कि भाई जिस प्रेशर पर हम इतना दाब लगा दे कि परासरण की क्रिया रुक जाए। ठीक है, इतना दाब लगा दे कि परासरण की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसको परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और उसमें बोलना भूल गए थे। मान लीजिए प्रेशर लगाते लगाते अब ज्यादा प्रेशर लगा दिए। ठीक है, तो जो पार्टिकल इधर जा रहे, सॉरी मतलब इधर जा रहे थे, अब वो पार्टिकल रिवर्स आने लगेंगे। ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो जो पार्टिकल इधर जा रहे थे, ठीक है, वो पार्टिकल क्या होने लगेंगे, इधर आने लगेंगे। तो जब जो विलायक के अणु हैं, ठीक है, उनकी दिशा बदल जाए, मतलब रिवर्स हो जाए, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए आइए तो हम देखते हैं हम अपना वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, देखिए वांट ऑफ गुणांक को दिखाते हैं स्मॉल आई से। इसका फॉर्मूला होता है संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। देखिए एक जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए CaCl2 है। ठीक है, ये जब टूटेगा तो बनाएगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। यहाँ पर हुआ क्या, इसका 1 मोल था, ये टूट करके कैल्शियम का 1 मोल बनाया और 2 मोल क्लोरीन का। तो संयोजन और वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये टूटा है मतलब क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। ठीक है, तो वियोजन के बाद जो कणों की संख्या है वो है 3, और पहले कितनी थी, पहले थी 1। तो इसका जो वांट ऑफ गुणांक आएगा वो आएगा 3। ठीक है, मतलब संयोजन के पश्चात जो कणों की संख्या हुई, सॉरी वियोजन के पश्चात जो कणों की संख्या हुई वो हो गई 3, मतलब पहले का 3 गुना। तो वांट ऑफ गुणांक में हम ये भी कह सकते हैं कि वो ये बात बताता है कि कणों की संख्या कितनी गुना बढ़ गई है या कितने गुना कम हो गई है। ठीक है, कितने गुना बढ़ी है या कितने गुना कम हुई है, हम वांट ऑफ गुणांक में ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कणों की संख्या, कणों की संख्या कितनी बढ़ी है या कितने गुना बढ़ी है, कितने गुना बढ़ी है या कितने गुना कम हुई है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा ये तो हो गया हमारा वियोजन का बात कि भाई वियोजन हो रहा है। तो अब हम एक संयोजन का भी एग्जांपल देख लेते हैं, आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, हम इसको इरेज करेंगे, कर रहे हैं। चलिए एक संयोजन का भी देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CH3COOH, ठीक है, मेथेनोइक एसिड था, मेथेनोइक एसिड 2 था, मतलब अलग अलग था, 2 मोल था। ठीक है, 2 मोल मेथेनोइक एसिड जुड़ करके, ठीक है, एक हो गया CH3COOH। तो संयोजन या वियोजन के पश्चात यहाँ पे संयोजन हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर जुड़ करके ये 1 हो गए हैं। ठीक है, तो संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, तो 1 है। ठीक है, और पहले कितनी थी, तो 2 थी, इसका आएगा 0.5, मतलब यहाँ पर क्या हुई है, कम हो गई है। तो वही बोल रहे थे कि कितने गुना कम हुई है या कितने गुना बढ़ गई है, ये बात भी वांट ऑफ फैक्टर बताता है। ठीक है, इरेज कर दे, चलिए ठीक है बात। चलिए देखते हैं वांट ऑफ गुणांक। अभी इसके पीछे क्वेश्चन बताए थे, लेकिन आपसे थ्योरी अगर पूछेगा तो आप ये लिखिएगा, किसी अणुसंघ गुणधर्म के प्रायोगिक मान, वही मतलब संयोजन या वियोजन के पश्चात वाला मान। ठीक है,
तथा सामान्य मान मतलब वियोजन के पहले वाले मान, उन दोनों के अनुपात को ही वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं, ठीक है, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन नाम का चैप्टर था वो समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग मतलब इसमें 13-14 प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, उसको कंप्लीट देखिए, कंप्लीट करिए, विलेन में जहां पर नहीं समझ में आता वहां पर पूछिए, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो हम इनऑर्गेनिक का ना बना करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बनाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक है। उसमें हम आप लोग को सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, कि एल्कोहल से कैसे बनता है, ठीक है, उसके बॉन्ड मतलब उसका बॉन्ड जो sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, वो कैसे आता है, ठीक है। और जो लोग कह रहे थे कि भाई बेसिक से बताने के लिए, ठीक है, तो बेसिक से जब हम 11th में पढ़ाएंगे चैप्टर 2, ठीक है, उस समय हम आपको बेसिक बताएंगे और वहीं पे हम बोल देंगे कि आप लोग क्लास 11th में भी 11th का जाकर के देख लीजिए, तो उसमें आपको बेसिक बातें सारी पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप लोग, हालांकि जब हम हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ाएंगे तभी आप लोग को बातें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आने लायक होगा पहले हम उसका बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।